हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। एविया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स, पढ़े थे संसाधन, भारत एवं संसाधन के बारे में पढ़े थे। उसमें हम पढ़े थे संसाधन किसे कहते हैं, आखिर संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो हम बताए थे कि मानव जो अपने जीवन में किसी वस्तु का प्रयोग करता है, उसे उपयोग लायक बनाता है, हम उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ से आपको जाना है पटना, ठीक है, तो आप क्या चीज़ से जाइएगा, बस से जाइएगा, ट्रेन से जाइएगा, फ्लाइट से जाइएगा। जो भी वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो यूज कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाएगा, संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जिम्मरमैन, भूगोलविद थे। वो बताया है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। यानी उनका कहना था संसाधन कुछ होता नहीं है, बल्कि हम उसे अपने उपयोग में जब करते हैं तो ही क्या हो जाता है, संसाधन होता है। ठीक ना। तो कल हम ये बताए थे कि संसाधन जो होता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया था। यानी पहला था कि जैवमंडल जैव संसाधन था, दूसरा अजैव संसाधन था। जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो हम इसका डेफिनेशन यही बताए थे कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैवमंडल से होती है। डैट मीन्स जैवमंडल कहने का मतलब हुआ कि जिसमें सजीवों का सभी गुण मौजूद होता है, वो उस संसाधन को हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहते हैं, या जैव संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। फिर हम ये बताए थे आपको कि अजैव संसाधन होता क्या है। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से नहीं होती, जिसमें निर्जीव वस्तुओं के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये कैसा है, ये निर्जीव पदार्थ है। जैसे मानव हो गया, मानव एक सजीव है, तो हम इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, मानव को, पशु को, पक्षियों किस में रखेंगे, जैव संसाधन में रखेंगे। ठीक है, ये अजैव संसाधन हो गया। अजैव संसाधन जो होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का सभी लक्षण मौजूद होता है, हम उसे क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से नहीं होती। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि उपयोगिता के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे भाई, उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। अब ये जानिए, संसाधन को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। दो भागों में बांटा गया है। पहला संसाधन हमारे पास है नवीकरणीय। क्या है, नवीकरणीय संसाधन। क्या है, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा अनवीकरणीय। दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अब आप जानिए कि नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन कहते किसे हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन कहते किसे हैं। तो नवीकरणीय, नवी का मतलब हो गया नया। क्या हो गया, नया। यानी कि वैसा संसाधन जिसे भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सके। अगर जो किसी वस्तु को हम एक बार यूज कर लिए, अपने जीवन में प्रयोग कर लिए, हम उसे बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वही किसके अंतर्गत आएगा, तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे में जल एक नवीकरणीय संसाधन है। एक बार जल कहीं पे समाप्त हो गया तो हम उसे दोबारा कहीं भी खुदवा करके, बोरिंग करवा करके हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया। ये सब कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है और नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। यानी जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम उसे दोबारा मतलब बार बार प्राप्त कर सकते हैं। बार बार यूज करके बार बार प्राप्त कर सकते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन में जैसे आप लिख लिए पवन ऊर्जा लिख लिए, ठीक है, विद्युत ऊर्जा लिख लिए, ठीक है। ये सब संसाधन किसके अंतर्गत रखा जाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत भाई रखा जाता है। ठीक है, अब ये संसाधन हो गया जिसे हम क्या किए कि द्वारा हम प्राप्त कर लिए। आप देखिए इसके अंतर्गत लिखा हुआ अनवीकरणीय लिखा हुआ है। हम क्या करें, जिसको हम एक बार अपने जीवन में प्रयोग करके हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। आप ये जानिए कि अनवीकरणीय संसाधन जो होता है, ये एक बात और याद रखिएगा इसमें कि नवीकरणीय संसाधन जो होता है चक्रीय संसाधन होता है, जिसे हम बार बार क्या करें, प्राप्त कर सके। इसे चक्रीय संसाधन के अंतर्गत भी रखते हैं या फिर रखा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन जो होता है अचक्रीय होता है, जिसे हम एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, जैसे में आप जान सकते हैं कोयला अगर जो कहीं पे भंडार के रूप में रखा हुआ है, जैसे गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक है, ये सब जगह पे रखा हुआ, अगर जो कोयला वहाँ पे समाप्त हो गया, निकालते कोयला समाप्त हो गया, हम उसे दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि कोयला को बनने में करोड़ों साल, अरबों साल, वर्ष लग जाते हैं। ठीक है,
इसलिए हम इसमें अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। हम ये बता रहे थे आपको कि अनवीकरणीय संसाधन जो होता है भाई, जिसे मतलब कि हम बार बार मतलब प्रयोग किए और उसे हम मतलब कि दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। यही याद रखिएगा कि जिसे हम एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आप जान सकते हैं जीवाश्म ईंधन, क्या जानिएगा, जीवाश्म ईंधन। इसमें उदाहरण में आपसे पूछेगा जीवाश्म, आप उदाहरण बता दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन जो होगा अनवीकरणीय संसाधन होगा। और जीवाश्म ईंधन में आप ये जानिएगा जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम में पेट्रोलियम जैसे आप डीजल लिख सकते हैं, किरासन तेल लिख सकते हैं, कोयला लिख सकते हैं। ये सब एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। अगर जो समाप्त हो गया है तो हम इसे अचक्रीय संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अचक्रीय संसाधन। क्या कहते हैं भाई, अचक्रीय संसाधन के अंतर्गत भी रखते हैं, अचक्रीय संसाधन कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम प्राप्त करते हैं पेट्रोल। क्या प्राप्त करते हैं, पेट्रोल प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं आपको किसमें, दवा बनाने में करते हैं। छोटे छोटे दवा बनता है, मतलब कि जब दवा बनता है तो उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं साबुन, जैसे डाव हुआ, लक्स हुआ, बहुत सारा साबुन का प्रकार आता है, उसमें पेट्रोलियम की मात्रा कुछ न कुछ पाया जाता है। तो ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है ये सब। और ये आप जान लीजिए पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये क्या हो जाएगा, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। आप एक बात और जानिए कि इसमें और संसाधन का पार्ट है, जिससे स्वामित्व के आधार पे संसाधन को बांटा गया है। एनसीईआरटी कहता है कि संसाधन को बहुत सारे पार्टों में बांट करके पढ़ा गया है। जैसे स्वामित्व के आधार पर पढ़िएगा तो जैसे राष्ट्रीय संसाधन हो गया, संभावित संसाधन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय, संभावित, सामुदायिक संसाधन हो जाता है। जैसे एक प्राइवेट संसाधन कहते हैं, जैसे सामुदायिक संसाधन समझिए। तो सामुदायिक संसाधन होता है, सामुदायिक संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं जिसमें क्या है कि सामुदायिक, जो समुदाय के जो जिसमें क्या है कि निजी लोगों का, उसका निजी लोगों का, जैसे प्राइवेट लोगों का जगह ना हो, वो किसका जगह हो, सरकार का जगह हो, जिस पे लोग बैठते हैं, उठते हैं, मतलब जाते हैं, आते हैं उस जगह से, ठीक है ना, लोग मीटिंग करते हैं। वो कैसा संसाधन के अंतर्गत आएगा, तो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उसमें उस पर सबका अधिकार होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, इसलिए उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप जान लीजिए स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ब्लॉक हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सब सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। सबके बातें सुना जाता है, हर आदमी जा करके बैठते हैं। जैसे पंचायत भवन हो गया, पार्क हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सब कैसा संसाधन है, तो सामुदायिक संसाधन है। एक संसाधन होता है निजी संसाधन, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट रिसोर्सेस कहा जाता है, जिसमें किसी एक का अपना होता है, ठीक ना, उस पर किसी का अधिकार नहीं, तो जिस व्यक्ति का है सिर्फ उसी का होगा, उसके अलावा किसी का नहीं होता है, ठीक ना। तो आप क्या जाने, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटे थे भाई, तो 2 भागों में, पहला जैव संसाधन, अजैव संसाधन हो गया। दूसरा हम बांटे हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में, दो भागों में, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का डिफिनीशन हम ये बताए, परिभाषा ये बताए, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम उसी चीज को हम बार बार प्राप्त कर सके, बार बार यूज कर सके, हम उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। जैसे हम क्या बोले, अनवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, डीजल, किरासन तेल, ये सब क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। अगला कहानी जब हम पढ़ाएंगे तो स्वामित्व के आधार पर जितना भी संसाधन को बांटा गया है, हम उसके आधार पे हम आपको बताएंगे, ये ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक।